मॉडर्न थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इससे पहले हम लोग क्या देख रहे थे? मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये देखे थे ना। इसमें सबसे बड़ी बात, इसमें एक कमी था, ये केवल फैक्टर्स का केवल डिमांड साइड को लिया था, ठीक है। यानी साधन का केवल मांग पक्ष को ही ये यूज किया, और कोई भी फर्म जो है कितने साधन का प्रयोग करेगा वो उसका सीमांत उत्पादकता पर निर्भर करता है। यानी वो केवल मांग पक्ष को ही ध्यान में रख के उस सिद्धांत का निर्माण किया गया है। और किसी भी साधन को कितना मजदूरी दिया जाएगा, कितना रेंट दिया जाएगा, या कितना प्रॉफिट दिया जाएगा, इसके संबंध में वो स्वयं फर्म अपने आप निर्धारित करता है। इसमें साधन पक्ष से किसी भी तरह का कोई हस्तक्षेप करने का या वहां से कुछ मांग करने का कुछ भी वहां चर्चा नहीं किया गया है, ठीक है। तो मॉडर्न थ्योरी में कहता है, मॉडर्न थ्योरी का जो प्रतिपादन किया है एक मार्शल है, मार्शल फ्रीडमैन प्रोफेसर हिक्स, ये तीनों अर्थशास्त्री क्या किए हैं? प्रोफेसर जेबी क्लार्क, वीक स्ट्रीट, वालरस, उन लोग जो दिया गया था मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें कुछ कमियां था, उसी कमी को दूर करने का इन लोगों ने प्रयास किया है। और मार्शल ने कहा कि जिस तरह से किसी वस्तु का मूल्य उस वस्तु की मांग और पूर्ति की सापेक्षिक शक्ति द्वारा निर्धारित होता है, ठीक उसी प्रकार किसी भी साधन का मूल्य भी उस साधन की मांग और पूर्ति की सापेक्षिक शक्ति द्वारा ही निर्धारित होना चाहिए, और होता भी है, ठीक है। तो यहाँ पर साधन की मांग लोग क्यों करते हैं? उत्पादन करने के लिए करते हैं, ठीक है। और वस्तु की मांग और साधन की मांग के संबंध में आप लोग को बताए थे, वो क्या था? वस्तु की मांग जो है प्रत्यक्ष मांग होता है, जबकि साधन की मांग अप्रत्यक्ष मांग होता है, जिसको हम लोग व्युत्पन्न मांग भी बोलते हैं, डिराइव डिमांड भी बोलते हैं उसको, ठीक है। तो किसी भी साधन की मांग इसलिए की जाती है ताकि उस साधन के सहयोग से कोई वस्तु का उत्पादन किया जा सके। मतलब वस्तु की मांग में वृद्धि या कमी होने पर उस वस्तु को बनाने वाले या उसका उत्पादन करने वाले साधनों की मांग में कमी या वृद्धि होता है। तो यहाँ वस्तु की मांग से साधन का मांग उत्पन्न होता है, इसीलिए साधन की मांग को यहाँ व्युत्पन्न मांग कहा गया है, डिराइव डिमांड कहा गया है। अगर वस्तु की मांग नहीं होगा तो साधन का भी मांग होने की कोई सवाल ही नहीं होता है। जैसे किताब का मांग बढ़ रहा है, किताब का मांग बढ़ेगा, इसका मतलब प्रेस का भी डिमांड बढ़ जाएगा, वहां मशीन का डिमांड बढ़ जाएगा, किताब जो छापने वाला जो आदमी है वो लोग का डिमांड बढ़ जाएगा। लेकिन अगर किताब का ही मांग नहीं होगा तो किताब बनाने वाले मशीन सब बेकार है, उसका कोई मांग नहीं होगा, या छापने वाले लोगों का भी कोई जरूरत नहीं होगा। ठीक उसी तरह से अगर हमको कुर्सी बनाना है, कुर्सी का जरूरत पड़ रहा है, कुर्सी का डिमांड हो रहा है, तो कुर्सी बनाने वाले मशीन का डिमांड बढ़ेगा, कुर्सी बनाने वाले लोगों का मांग बढ़ेगा। तो एक वस्तु के मांग होने से दूसरे मतलब उसी का बनाने वाले साधन का मांग जब उत्पन्न होता है तो वैसे मांग को हम लोग व्युत्पन्न मांग कहते हैं। और यहाँ वस्तु का मांग प्रत्यक्ष मांग होता है, जबकि साधन का मांग व्युत्पन्न मांग होता है। तो यहाँ एक फर्म के लिए कोई भी फर्म किसी साधन के कितना प्रयोग करेगा वो उसकी सीमांत उत्पादकता पर निर्भर करता है। हम लोग देखे हुए हैं कि सीमांत आय उत्पादन ही किसी फर्म के लिए साधन की मांग वक्र होता है, जो हम लोग देखे थे कल। यही आपका मांग साधन का MRP, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट, ये साधन का मांग वक्र है, सीमांत आय उत्पाद वक्र, ठीक है। लेकिन जब बाजार मांग वक्र की बात करेंगे, बाजार मांग वक्र की बात करेंगे तो व्यक्तिगत मांग वक्रों का योग को हम लोग बाजार मांग वक्र कहते हैं। तो उसके लिए बाजार मांग वक्र क्या होगा? बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ होता है, DD। इधर लेंगे हम लोग प्राइस, प्राइस कहने मतलब फैक्टर कॉस्ट, और यहां हो जाएगा फैक्टर, डिमांड फॉर फैक्टर, साधन की मांग और साधन की कीमत।
तो जब साधन की कीमत कम होगा तो ज्यादा साधन का मांग होगा, साधन की कीमत ज्यादा होगा कम साधन का मांग होगा। इसलिए साधन की मांग रेखा जो है बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। ठीक है, और इस तरह से व्यक्तिगत फर्मों के मांग के योग को हम लोग बाजार मांग वक्र कहते हैं, इसी को हम लोग उद्योग का मांग वक्र भी बोलेंगे। दूसरी बात है साधन की पूर्ति। साधन की पूर्ति के संबंध में चर्चा किए थे, आप लोग कुछ कोई बताइए। साधन की पूर्ति आप लोग को याद होना चाहिए। साधन की मांग और साधन की पूर्ति के संबंध में पूरा हम लोग चर्चा किए हुए हैं। अलग से उसमें किए थे कि किसी भी साधन की कीमत निर्धारण के लिए अलग सिद्धांत की क्या आवश्यकता है, चर्चा किए थे, याद है? याद है कि नहीं? अब कुछ नहीं बोलते आप लोग। साधन की पूर्ति, साधन की पूर्ति। साधन की पूर्ति किस पर निर्भर करता है? मेरा आवाज जा रहा है कि नहीं जा रहा? हम लोग शांत रहिए, हम काट देंगे, बता दे रहे हैं। हाँ? आ रहा है सर। क्यों नहीं बोलते हैं आप लोग? आ रहा है तो नहीं जान रहे तो बोलिए। अवसर लागत पर ये सब बोलना चाहिए ना, नहीं बोलिएगा तो हम काटिए देंगे, हम नहीं पढ़ाएंगे। कितना मुश्किल से तो समय निकालते हैं। किस पर निर्भर करता है? अवसर लागत पर। अवसर लागत पर है ना, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये क्या होता है बताए थे, बताइए। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? अवसर लागत क्या है बोलिए? बोलो पल्लवी। अवसर लागत व न्यूनतम। सर बोल रहे हैं। हाँ बोलो। अवसर लागत व न्यूनतम धनराशि है जो किसी साधन विशेष को उस व्यवसाय में बनाए रखने के लिए आवश्यक होती है। आवश्यक होती है, ठीक है। यानी कोई भी साधन को वर्तमान व्यवसाय में उसमें उतना उसको अवश्य मिलना चाहिए जितना कि अन्य सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक जो व्यवस्था है वहां उसको मिल सकता है। मान लिया जाए कि यहाँ जहां जैसे हम आपको काम कर रहे हैं, आपको पढ़ाने का हमको 600 रुपया मिल रहा है, ठीक है। तो अगर हमको 600 से ज्यादा अगर कहीं मिलने का उम्मीद लगे तो हम इसको छोड़ छाड़ के चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन हमको पता है कि 600 से ज्यादा 1 घंटा में कहीं भी इतना आसान से नहीं मिलता है। मतलब ये हमारे लिए एक तरह से अवसर लागत है। इसको छोड़ मतलब हमको इतना मिल रहा है कि हमको इस काम में बने रहने के लिए ये हमको मजबूर कर दिया है कि आप इसे बाहर ना जाए, ठीक है ना। तो इसमें बने रहने के लिए हमको मिनिमम धनराशि चाहिए, ठीक है। पूरा नहीं मिल रहा है, पूरा मिलना होगा तो देखा जाएगा बाद में, लेकिन अभी हमको यहाँ बने रहने के लिए इतना पर्याप्त है, ठीक है। तो ये हो गया अवसर लागत। तो किसी भी साधन का मूल्य, किसी भी साधन की पूर्ति उसकी अवसर लागत पर निर्भर करता है, और वो अवसर लागत उसका न्यूनतम, एक तरह से देखा जाए न्यूनतम पुरस्कार है। अगर श्रमिक है तो न्यूनतम मजदूरी है, भूमि है न्यूनतम रेंट है, पूंजी है न्यूनतम ब्याज है, इस तरह से आपका दिया हुआ है। तो अब बात रहा कि यहाँ अवसर लागत पर निर्भर करता है। अब इसका पूर्ति जो है, साधन की पूर्ति भी केवल अवसर लागत पर ही निर्भर नहीं करता है, बल्कि बहुत सारा चीज है जो उसको प्रभावित करता है। वो बहुत सारी चीजों में क्या आता है? श्रम का आकार, हाँ, जनसंख्या की संरचना, श्रम की कुशलता, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सारे चीज भी श्रम की पूर्ति को प्रभावित करते हैं। कोई दिक्कत? और श्रम की पूर्ति वक्र जो है, जैसे जैसे साधन की कीमत में वृद्धि होता जाता है वैसे वैसे श्रम का पूर्ति मतलब साधन का पूर्ति भी बढ़ता जाता है। यानी इधर अगर हम लोग साधन कीमत रखें, साधन कीमत
और इधर लिखेंगे हम लोग साधन की पूर्ति, साधन की पूर्ति, तब ऐसे चलेगा। यह न्यूनतम मूल्य है, इससे कम मूल्य पर कोई भी आदमी काम करना नहीं चाहेगा, कोई भी फर्म इसे ज्यादा देना नहीं चाहता है, ठीक है ना। ये उसका न्यूनतम मूल्य है, यही यही समझिए कि इसका अवसर लागत है, इससे कम में वो काम नहीं करेगा। एक समय के बाद ध्यान दीजिएगा, काम की घंटा, काम की घंटा एवं आराम का समय, आराम का समय, दो चीज है। ये दोनों के बीच में प्रतिस्थापन होता है, ये दोनों के बीच में प्रतिस्थापन होता है। कब होता है, ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे प्रारंभिक अवस्था में जैसे जैसे साधन की कीमत में वृद्धि होता जाता है, वैसे वैसे उस साधन की पूर्ति भी बढ़ता है। लेकिन एक समय ऐसा भी आता है जब वो अपनी सारे आवश्यकता को पूरा कर लेता है। सारे आवश्यकता को पूरा करना तो संभव नहीं है, लेकिन अपनी एक न्यूनतम आवश्यक आवश्यकता को पूरा कर लेता है। उसके बाद कहां से आवाज आ रहा है, बंद कीजिए। जैसे जैसे मतलब साधन का कीमत में वृद्धि होता जाता है, वैसे वैसे उस साधन का पूर्ति भी बढ़ता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि जब लोग जो है अपनी आवश्यकता को पूरा कर लेते हैं, उसके बाद वो आदमी चाहता है कि हम काम कम करें और ज्यादा आराम करें। तो एक अधिकतम इनकम पाने के बाद में श्रम की पूर्ति वक्र इसे पीछे की ओर मुड़ जाता है। मतलब काम और आराम के बीच में वो प्रतिस्थापित करता है, ठीक है। इतना समय तक मान लेते इधर काम की घंटा के हिसाब से देखा जाए तो जैसे जैसे हम लोग श्रम के मतलब साधन की कीमत बढ़ रहा है, वैसे वैसे ये अधिक घंटा काम कर रहा है ना। अब उसके बाद जब इनकम इतना आ गया, इतना इनकम उसके लिए समझिए कि पर्याप्त है, हाँ, इतना इनकम पर्याप्त है काम करने के लिए। लेकिन इसके बाद भी उसका कीमत बढ़ता है, जैसे जैसे कीमत बढ़ रहा है यानी उसका इनकम में वृद्धि हो रहा है, वैसे वैसे वो जो है काम की जगह आराम करना ज्यादा पसंद कर रहा है। जैसे मान लेते हैं इनकम इतना आ गया, देखिए इतना समय वो क्या कर रहा है, अब आराम कर रहा है। फिर इनकम बढ़ रहा है, फिर क्या हो रहा है, फिर आराम कर रहा है, मतलब कम घंटा काम कर रहा है। आ रहा है सर, आ रहा है कि नहीं, हाँ, आ रहा तो है ये सर। स्थिति है। हाँ, तो जो जितना बुजुर्ग होते जा रहे हैं उसका इनकम उतना ही बढ़ता जा रहा है। 2.5 लाख रुपए तक वेतन है, लेकिन काम आप जाके देखिए कि वो लोग कितना काम कर रहे हैं। केवल प्रिंसिपल के चैम्बर में बैठ के क्या हो रहा है, समय गुजर रहा है और पैसा मिल रहा है, ठीक है ना। एक समय ऐसा भी स्थिति आएगा और वो स्थिति हमको लगता है कुछ लोगों का आ चुका है, कुछ भी काम नहीं करते हैं, ठीक है। तो श्रम का पूर्ति या साधन की पूर्ति एक समय के बाद ये पीछे की ओर मुड़ जाता है। मुड़ने के पीछे कारण क्या बताया आपको, काम और आराम के बीच प्रतिस्थापन, और आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव, यहां दोनों प्रभाव पड़ता है। आय प्रभाव के चलते उसका इनकम बढ़ रहा है, प्रतिस्थापन प्रभाव मतलब काम की जगह पर आराम को प्रतिस्थापित कर रहा है। लोग जहां पर अभी 6 घंटा काम कर सक रहा है, 8 घंटा काम कर रहा है, तो अभी 2 घंटा भी लोग नहीं काम कर पा रहे हैं और आराम से सोए हुए हैं, 50 तरह की बीमारी को लेके चल रहे हैं। कोई दिक्कत यहां तक? साधन की पूर्ति, साधन की मांग समझ में आ गया होगा? हाँ सर। चलिए, तो ये दोनों सीधा, ये जो है साधन की मांग और साधन की पूर्ति की जो बात कर रहे हैं, तो जब साधन का कीमत वहीं पर निर्धारित होगा जहां पर साधन की मांग की रेखा और साधन की पूर्ति रेखा दोनों एक दूसरे को काटेगा। तो ये सिद्धांत भी कुछ मान्यता पर आधारित है। वो मान्यता क्या है कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति पाई जाती है, हाँ, अर्थव्यवस्था में पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति विद्यमान रहती है। श्रमिक या साधन और
उत्पादक और उपभोक्ता दोनों विवेकशील हैं। उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है ना। और उत्पत्ति के जो साधन है वो समरूप है, अतः उसको विभाजन किया जा सकता है। कुछ साधन को कम तो कुछ साधन को अधिक का प्रयोग किया जा सकता है, मतलब उसमें एडजस्टमेंट किया जा सकता है। जैसे मान लेते हैं कि कुछ साधन है जहां पूंजी ज्यादा लगता है, कुछ साधन है जहां पूंजी ज्यादा लगता है, और कुछ साधन है जहां श्रम ज्यादा लगता है। ठीक है, लेकिन ऐसा भी स्थिति हो सकता है कि जहां श्रम ज्यादा लग रहा है वहां पूंजी ज्यादा प्रयोग किया जाए, या उसे श्रम को कुछ हटाया जाए। जैसे मान लेते हैं खेती करने में श्रम, बहुत ज्यादा श्रमिक की जरूरत पड़ता है, हल चलाने के लिए, घास निकालने के लिए, कुछ करने के लिए। लेकिन अभी आज के डेट में क्या हो गया है, जहां पर 5 से 6 हल दिन भर जोतेगा खेत को, उतना ही आपका ट्रैक्टर 1 से 2 घंटा में जोत लेगा। जोतेगा कि नहीं, बोलिए। कर लेगा सर। हम क्या कहना चाह रहे हैं, कर लेगा। तो यहाँ पर श्रम को कुछ प्रतिस्थापित किए कि नहीं किए, पूंजी के जगह, मतलब श्रम के स्थान पर पूंजी का प्रयोग किए ना। हाँ सर। तो इस तरह से श्रम का पूंजी के बीच में प्रतिस्थापन किया जा सकता है। चलिए, तो समझ में आ गया। तो इसके संबंध में भी अर्थशास्त्री में बहुत सारा कभी कभी मतभेद रहा है। जैसे हम लोग इससे पहले देखे थे सीमांत उत्पादकता सिद्धांत में, कि वो केवल श्रम की मांग पक्ष को ध्यान में रखा, और कुछ अर्थशास्त्री लोग हैं उसका केवल पूर्ति पक्ष को ध्यान में रखते हैं। तो मार्शल का कहना है कि जिस तरह से कपड़ा को काटने के लिए कैंची के दोनों फलकों की आवश्यकता होती है, ठीक उसी तरह किसी भी वस्तु का कीमत या साधन का कीमत को निर्धारित करने के लिए उसकी मांग और पूर्ति का होना एक साथ होना जरूरी है। तो उसके लिए हम लोग एक डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व लेंगे और दोनों को एक साथ मिलाएंगे। ठीक है, ये हो गया साधन, ये हो गया उसकी पूर्ति, साधन की मांग, ये हो गया साधन की पूर्ति। ये इसका न्यूनतम क्या है, मूल्य है। और संतुलन में कहां होता है, मान लिया जाए हम लोग यहां श्रम को ले रहे हैं, DL SL, डिमांड फॉर लेबर, सप्लाई ऑफ लेबर। तो जहां पर डिमांड फॉर लेबर और सप्लाई ऑफ लेबर दोनों बराबर होगा, वहीं पे उसका मजदूरी निर्धारण होगा। मान लेते हैं OL के बराबर। बिंदु E पर संतुलन में हो रहा है, यानी जैसे जैसे साधन की मात्रा का प्रयोग करते जाते हैं, वैसे वैसे श्रम की मांग वक्र घटता जाता है। क्यों घटता है, इसका कारण आप लोग बताइए। आप ऐसा क्यों होता है, श्रम की मांग वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ क्यों होता है, बोलिए। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न के कारण, मतलब जैसे जैसे हम लोग साधन की मात्रा का प्रयोग करते जाते हैं, परिवर्तनशील साधन पर, स्थिर साधन पर परिवर्तनशील साधन की मात्रा का प्रयोग करते जाते हैं, वैसे वैसे उसकी सीमांत उत्पादन क्या होता है, घटता जाता है। घटता कि नहीं, ये क्या चीज है, MRP या MPP, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट। तो जैसे जैसे हम लोग साधन की मात्रा को बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे सीमांत उत्पादन घट रहा है कि नहीं घट रहा है, घट रहा है सर। सही। क्या बना दिए, क्या बन गया, दिख रहा है, हाँ? घड़ा बन गया, जोर से बोलिए। ये घड़ा है, ठीक है, ध्यान दीजिए। ये है घड़ा या सुराही, कहिए जो कहिए आप ना। तो ये जो है एक स्थिर साधन है,
क्या है? स्थिर साधन है। तो इस स्थिर साधन में परिवर्तनशील साधन की मात्रा मान लेते हैं, यहां पर पानी को डालते हैं ना। तो इस स्थिर साधन घारा है या सुराही है, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं? परिवर्तनशील साधन पानी को डालते हैं। तो घारा का जो प्रारंभिक अवस्था, ये जो स्टेज है, यहां पर ज्यादा से ज्यादा पानी रखने का क्षमता है कि नहीं है? है कि नहीं? तक कुछ नहीं बोलता है लोग। है। अब यहां ध्यान दो, ये जो पानी जो बढ़ रहा है, बढ़ते हुए दर से बढ़ रहा है ना, यहां से यहां तक बढ़ते हुए दर से बढ़ रहा है। देखो बढ़ रहा है, कन्वेक्स है, ये बढ़ते हुए दर से बढ़ रहा है। इसके बाद क्या हो रहा है? बढ़ तो रहा है लेकिन घटते हुए दर से घट रहा है, बढ़ रहा है। और एक समय ऐसा भी आएगा कि इसके बाद पानी और डालेंगे तो पानी नीचे की ओर गिरने लगेगा। ठीक इसी तरह से जब स्थिर साधन पर परिवर्तनशील साधन की मात्रा को जैसे जैसे हम लोग बढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे इस स्थिर साधन का पूर्ण उपयोग होने लगता है। स्थिर साधन का पूर्ण उपयोग होने लगता है। तो प्रारंभ में जब स्थिर साधन में परिवर्तनशील साधन की मात्रा को लगाते हैं, तो दोनों की जो क्षमता होता है ना, वो एक साथ संयोग में आता है और उत्पादन जो होता है तेजी से बढ़ता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं उत्पत्ति वृद्धि नियम। इसके बाद उत्पत्ति क्या होता है? ह्रास नियम लागू होता है। मतलब जब स्थिर साधन का अब पूरी तरह से उपयोग होने लगता है, अब उसकी क्षमता में भी क्या हो रहा है? धीरे धीरे कमी आ रहा है, तो उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है। उसके बाद भी घटने क्या होता है? तो उत्पत्ति गिरने लगता है। तो किसी का भी कोई भी साधन हो, चाहे स्थिर साधन हो या परिवर्तनशील साधन हो, उसकी एक क्षमता है। उस क्षमता से ज्यादा उसको दोहन करने लगिएगा तो ऐसी हालत में उसका उत्पादन जो होगा वो घटेगा ही घटेगा, और जो बढ़ाएगा भी तो घटते हुए दर से बढ़ेगा। तो जितना आप सुबह में उठ के जितना आराम से जो काम कर पाते हैं, वही एनर्जी के साथ शाम को कर पाते हैं क्या? अगर दिन में आराम ना करे तो बोलिए। बोले सर? जितना एनर्जेटिक होके, जितना उत्साह के साथ सुबह आप काम करते हैं, सुबह से लेकर दोपहर तक, क्या वही एनर्जी, वही उत्साह, अगर वही काम आप करते रहिएगा तो क्या शाम तक वही एनर्जी रहेगा आपका जो सुबह था? नहीं सर। नहीं रहेगा। काहे नहीं रहता है? आप में तो कोई चेंज नहीं हुआ, आप तो वही हैं। क्यों ऐसा होता है? क्यों थक जाता है लोग? हम लोग भी बोलिए। बोलिए। एनर्जी लॉस होता है ना? तो हम लोग के पास मतलब एक क्षमता है, उस क्षमता से बाहर कोई नहीं जा सकता। इसीलिए जैसे जैसे स्थिर साधन पर हम लोग परिवर्तनशील साधन की मात्रा को बढ़ाते हैं, वैसे वैसे जो उत्पादन होता है घटते हुए दर से बढ़ता है। इसीलिए ये साधन की मांग वक्र जो है क्या होता है? गिरता हुआ होता है। तो जब उत्पादन जो है कम उत्पादन देगा तब उस हालत में क्या करेगा? वो मजदूरी भी कम लग रहा है, हाँ, और उसके बाद गिरता हुआ होता है। दूसरा श्रम की पूर्ति वक्र बढ़ता हुआ होता है। तो जैसे जैसे हम लोग उत्पादन की मात्रा को बढ़ाते हैं, वैसे वैसे लागत बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? लागत बढ़ता है कि नहीं? जैसे आजकल रोपा डोबा का समय है, आप लोग खेती करते होंगे, तो देखिएगा आजकल किसी के यहाँ कोई भी आदमी नहीं मिल रहा है काम करने वाला। मिलता है क्या? हाँ? नहीं। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि सबके यहाँ काम है। सबके यहाँ काम है, यानी सब रोजगार में, अभी कोई बेरोजगार नहीं है। उसी में से अगर किसी को, कोई दूसरे आदमी को अगर काम की जरूरत है ज्यादा आदमी का, और वो आदमी खोजने के लिए गया है, बनियार खोजने के लिए गया है, तो वैसी स्थिति में क्या करेगा? जिसके यहाँ जो काम कर रहा है, तो अगर अपने यहाँ लाना चाहेगा तो किसी ना किसी को क्या करेगा? जो अगला जितना मजदूरी दे रहा है उसे कहीं ज्यादा दे के लाना पड़ेगा, तभी आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। ठीक है ना? तो जैसे जैसे उत्पादन की मात्रा में वृद्धि होगा, श्रम की मात्रा को बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे श्रम का लागत भी बढ़ता जाएगा, मतलब मजदूरी की दर बढ़ेगा। एक समय ऐसा भी आएगा, जो अभी बताया थोड़ा देर पहले, कि श्रम की पूर्ति रेखा ऊपर की बजाय पीछे की ओर घूम जाएगा। यही हो गया। तो जहां पर ये दोनों वक्र बराबर होगा,
मांग और पूर्ति, वहीं पर साधन का कीमत निर्धारित होता है। अब हम लोग को ध्यान देना है यहाँ, किसी भी फर्म को कितना लाभ हो रहा है या हानि, उस बात को जानने के लिए, यानी ये भी कह सकते हैं साधन बाजार में फर्म का अल्पकालीन संतुलन, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम इन फैक्टर मार्केट। अल्पकाल में साधन, मतलब अल्पकाल में साधन बाजार का संतुलन वो कैसे होता है, तभी हम लोग देखे थे तुरंत, जहां पे श्रम साधन की मांग और साधन की पूर्ति SLDL मान लिया जाए, ठीक है, OW हो गया, OL हो गया, बिंदु E हो गया, संतुलन बिंदु है। अब प्रत्येक फर्म के लिए ये जो साधन की कीमत है ये स्थिर हो गया। कल भी हम चर्चा किए थे, हमको याद है ना, ये उसका हो गया साधन का AW, मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट, एवरेज फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। संतुलन कहाँ होगा, कल भी बताए थे, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट, यहाँ पे बिंदु OL1 है मान लिया जाए। OL1 साधन का प्रयोग करने से फर्म क्या है, संतुलन में है, OW मजदूरी के साथ इतना साधन का प्रयोग कर रहा है। अब किसी भी फर्म को हानि हो रहा है या लाभ, इस बात को जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस बात को जानने के लिए हम लोग एवरेज फैक्टर कॉस्ट और एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्ट के बीच तुलना करते हैं। एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्ट के बीच तुलना करते हैं। अगर देखते हैं कि एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन एवरेज फैक्टर कॉस्ट, तब उसी हालत में फर्म को क्या होगा, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिलता है। कोई दिक्कत, बोलिए। सर एक बार नॉर्मल नहीं बोलिएगा, नहीं बोलिएगा। जब औसत आगम उत्पाद एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन एवरेज फैक्टर कॉस्ट, तब उसी हालत में क्या होगा, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिलेगा। मतलब यहां ध्यान दीजिए, यहां पे जैसे ये है, कल भी बताया था, आप लोग याद कीजिए, ARP और MRP के बीच में संबंध बताए थे, याद है कि नहीं? MRP ARP याद हो रहा है? जब औसत उत्पाद बढ़ता है तो सीमांत उत्पाद उससे अधिक होता है, जब औसत उत्पाद घटता है तो सीमांत उत्पाद उससे कम होता है, जब औसत उत्पाद अपने अधिकतम बिंदु पर होता है तो उसमें सीमांत उत्पाद उसके बराबर होता है। बताए थे कि नहीं? सेम प्रोसेस यहीं पर है, उसी को उठा के यहाँ रखा हुआ है। ये आपका लागत है, हाँ, यहाँ बिंदु E पर संतुलन में है, बिंदु E से E1 कर दिया जाए। यहां पे क्या हो रहा है, इसको देखिए, उत्पादन मिल रहा है, वो तो नाम दे देते हैं MNL1O के बराबर, OMNL1 के बराबर उसको कुल उत्पादन मिल रहा है टोटल, जबकि उसकी लागत कितना है, OWE1L1 के बराबर। ये हो गया कॉस्ट और ये पूरा हो गया, ये हो गया आपका प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। आप फर्म को लॉस होगा, उसके लिए क्या होगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा,
लॉस के लिए क्या चाहिए? ARP इज लेस देन AFC। ARP अगर इसे नीचे होगा तो फर्म को क्या होगा? लॉस होगा। अगर ARP, ये लॉस को दिखा रहा है, यदि एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्ट इक्वल टू एवरेज फैक्टर कॉस्ट, अगर ये स्थिति रहा तब क्या होगा? फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट मिलेगा, नॉर्मल प्रॉफिट। चलिए, तो बस इसी तरह से हो गया ये। तो एक तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा, नॉर्मल प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। लॉन्ग रन में ही सबको नॉर्मल प्रॉफिट ही मिलेगा ना। लॉन्ग रन में सभी को केवल नॉर्मल प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति है। यहाँ बाहरी फर्म भी प्रवेश करेंगे और जिसको लॉस होगा वो बाजार छोड़ के बाहर भाग भी जाएंगे। इसलिए यहाँ पर हर चीज संभव है। तो मेरे ख्याल से ये हो गया आपका मॉडर्न थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। आगे देखेंगे। अभी तक जो हम लोग देखे हैं वो पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में देखे हैं। अब आगे हम लोग को देखना है अपूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में, या अपूर्ण प्रतियोगी बाजार में साधनों का कीमत